आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है एक बेलनाकार संधारित्र में 15 सेंटीमीटर लंबाई एवं त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर तथा 1.4 सेंटीमीटर के दो समकक्ष बेलन हैं। तो एक बेलनाकार संधारित्र है यानी सिलिंड्रिकल है, जिसमें बाहरी जो सिलेंडर है वो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और अंदर वाला 1.4 सेंटीमीटर के दो समकक्ष बेलन है जो एक के अंदर एक रखे गए हैं और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बनाया गया है यानी बेलनाकार संधारित्र। बाहरी बेलन भू संपर्कित है और भीतरी बेलन को 3.5 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है। तो बाहर वाला जो बेलन है उसकी अर्थिंग कर दी गई है और अंदर वाले को 3.5 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया। निकाय की धारिता एवं भीतरी बेलन का विभव ज्ञात कीजिए। तो सिस्टम की पूरी कैपेसिटी हमको निकालना है। कुल मिलाकर के बेलनाकार संधारित्र यानी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना है और जो अंदर वाला बेलन है उसका पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए कह रहा है कि अंत्य प्रभाव अर्थात सिरों पर क्षेत्र रेखाओं का मुड़ना की उपेक्षा कर सकते हैं। तो जो सिरे हैं वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो थोड़ा मुड़ जाती हैं। तो इस इफेक्ट को बोल रहा है कि आप लोग नेग्लेक्ट कर दीजिए, इससे मतलब ना रख करके मुझे उत्तर बताइए। तो एक एक को देखते हैं। तो देखिए समाक्षीय बेलन की लंबाई, समाक्षीय मतलब कॉन्सेंट्रिक, कोएक्सियल मतलब दोनों बेलन एक ही अक्ष पे हैं, उनका एक्सिस दोनों का समान है। बाहरी वाले का जिसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है और अंदर वाले के जिसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि समाक्षीय बेलन की लंबाई, अब दोनों जो अंदर वाली त्रिज्या बाहर वाली त्रिज्या है, इनकी त्रिज्याएं तो अलग अलग हैं लेकिन जो सिलेंडर की ऊंचाई है वो बराबर है, जिसको 15 सेंटीमीटर लिया गया है। तो समाक्षीय बेलन की लंबाई L है। L 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है। 10⁻⁻2 का गुणा कर दिया है तो यह मीटर में बदल गया। आंतरिक बेलन की त्रिज्या A लिया है, 10⁻⁻2 का गुणा कर दिया तो ये मीटर में बदल गया। अब देखिए बाह्य बेलन की त्रिज्या B, तो ये है 15 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 का गुणा कर दिया। अब अंदर वाले बेलन को कह रहा है कि हम आवेशित कर रहे हैं तो उसको Q आवेश दिया गया है और Q की वैल्यू कितना है 3.5 माइक्रोकूलाम। इसमें 10⁻⁻6 का गुणा कर दिया गया तो ये कूलाम में बदल गया। ये चीजें इतना हमको क्वेश्चन में दी गई। अब हमसे पूछ रहा है कि जो निकाय है यानी सिस्टम है यानी जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इसकी धारिता यानी कैपेसिटी हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि वो है C। अब आंतरिक बेलन का विभव हमको निकालना है, उसको V मान लेते हैं। तो बेलनाकार संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है C = 2πε0 L अपान 2.303 log B/A। यह फार्मूला होता है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। बेलनाकार संधारित्र की धारिता का फार्मूला तो ये हो जाएगा C = 2 × पाई का मान 22/7, ε0 का मान 8.854 × 10⁻⁻12 और L 1.5 × 10⁻⁻2 क्वेश्चन में दिया गया है। अपान 2.303 log B 1.5 सेंटीमीटर है तो 1.5 × 10⁻⁻2 अपान A 1.4 सेंटीमीटर है तो 1.4 × 10⁻⁻2। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया
1.21 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। तो बेलनाकार संधारित्र यानी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कितनी आ गई 1.2 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। अब देखिए, अब हमको अंदर वाले बेलन को का विभव निकालना है, बाहर वाले की अर्थिंग की गई है। तो देखिए, चूंकि वाह बेलन को पृथ्वी से जोड़ा गया है, अतः आंतरिक बेलन का विद्युत विभव दोनों बेलनों के बीच विभवांतर के बराबर होगा। तो जो ये अंदर वाला बेलन है, इसका अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो बाहर और अंदर जो बेलन है इनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो वही कह रहा है कि अतः आंतरिक बेलन का विद्युत विभव दोनों बेलनों के बीच विभवांतर के बराबर होगा। यानी V Q = CV होता है, तो V = Q/C। तो यहाँ पर देखिए, Q हमने 3.5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया है अंदर वाले गोले को, और धारिता कितनी है 1.21 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। तो ये V आ गया 2.89 इंटू 10⁴ वोल्ट, इतना ये अंदर वाले का विभव। अतः भीतरी बेलन का विभव कितना होगा 2.9 इंटू 10⁴ वोल्ट। बाहर वाले का 0 होगा क्योंकि अर्थिंग कर दी गई है। तो इस प्रकार से अंदर वाले का विभव हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि 3 परावैद्युतांक यानी 3 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तथा 10⁷ वोल्ट पर मीटर की परावैद्युत सामर्थ्य वाले एक पदार्थ से 1 किलोवोल्ट वोल्टता अनुमतांक के समांतर पट्टिका संधारित्र की कल्पना करनी। तो कह रहा है कि एक डाई इलेक्ट्रिक है जिसकी वैल्यू 3 है, जिसका कांस्टेंट 3 है, तथा एक पदार्थ है, कोई मटेरियल लिया गया है जिसकी क्षमता कितनी है 10⁷ वोल्ट पर मीटर परावैद्युत सामर्थ्य है उसकी। तो उस पदार्थ के 1 किलोवोल्ट अनुमतांक के समांतर पट्टिका संधारित्र की कल्पना करना है। कहने का मतलब ये है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है उसको 1 किलोवोल्ट जो है क्षमता है उसकी। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। A parallel plate capacitor is to be designed with a volt rating 1 किलोवोल्ट। एक समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसको डिजाइन किया गया है और उसमें लिखा है 1 किलोवोल्ट, यानी उसकी जो वोल्टेज की रेटिंग है वो 1 किलोवोल्ट की है। यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10⁷ वोल्ट पर मीटर। अब उसके 1 किलोवोल्ट की रेटिंग वाला डाइलेक्ट्रिक हम 1 किलोवोल्ट की रेटिंग वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक 3 है तथा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी 10⁷ वोल्ट पर मीटर है। ये कह रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ए मटेरियल कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युतांक, परावैद्युत क्षमता का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम हम इस क्षमता तक विद्युत क्षेत्र इसके अंदर प्रवाहित कर सकते हैं, इसके बाद इस क्षमता से ज्यादा डालने पर यह टूट जाता है। अब देखिए आगे कह रहा है फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू बी एक्सीड। हमें सुरक्षा के लिए क्या करना है कि जितनी विद्युत क्षेत्र की क्षमता है उससे ज़्यादा इसमें नहीं डालना। से 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब अगर हम ये मान लें कि 10% क्षमता तक डाइलेक्ट्रिक क्षमता जितनी है उसका 10% तक ही विद्युत क्षेत्र डालते हैं। तो कह रहा है व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट इज रिक्वायर्ड टू हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरेड।
तो कह रहा है कम से कम कितना एरिया प्लेटों का चाहिए ताकि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता यानी संधारित्र की कैपेसिटी कितनी हो, 50 पिकोफैरेड। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है परावैद्युत 3 परावैद्युतांक यानी 3 डाइलेक्ट्रिक तथा 10⁷ वोल्ट मीटर परावैद्युत सामर्थ्य वाले एक पदार्थ से 1 किलोवोल्ट वोल्टता के अनुमतांक मतलब लगभग इतनी वोल्टता के समांतर पट्टिका संधारित्र की अभिकल्पना करनी है, यानी इतनी क्षमता वाला हमको बनाना है। तो उसके लिए हमने 3 परावैद्युतांक का डाइलेक्ट्रिक लिया है और 10⁷ वोल्ट पर मीटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ली गई है। करा परावैद्युत सामर्थ्य वो अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिससे कोई पदार्थ बिना भंग हुए अर्थात आंशिक आयनन द्वारा बिना वैद्युत संचरण आरंभ किए सहन कर सकता है। तो परावैद्युत सामर्थ्य की ये परिभाषा भी यहाँ बता दिया कि परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब ये है कि वो अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिससे कि वो बिना टूटे या बिना किसी मतलब आयनन के वो पदार्थ रह सकता है। सुरक्षा के दृष्टि से क्षेत्र को कभी भी परावैद्युत सामर्थ्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के कह रहा है कि जितना परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य है उसके 10% से ज़्यादा उसमें विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करना। अब कह रहा है कि अगर 50 पिकोफैरेड धारिता की पट्टिकाओं का कितना न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए। तो अगर हम जो ये बनाए हैं इस समांतर पट्टिका संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता 50 पिकोफैरेड रखना चाहते हैं तो प्लेटों का क्षेत्रफल कितना रखना पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक एक करके जो दिया है उसको लिखते जा रहे हैं। तो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक के कितना है, 3 है। निर्धारित बिंब यानी वोल्टता कितनी है, 1 किलो वोल्ट या इसको लिख सकते हैं 10⁻³ वोल्ट। अब समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C कितनी है, 50 पिकोफैरेड यानी 50 × 10⁻⁻12 फैरेड। परावैद्युत शक्ति कितनी है, 10⁷ वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गई E max, ये अधिकतम है। शक्ति परावैद्युत शक्ति मतलब पावर कितनी क्षमता है। तो E max हो गया हमारा 10⁷ वोल्ट पर मीटर। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है चूंकि विद्युत क्षेत्र शक्ति परावैद्युत के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए तो इसका 10% हम निकालते हैं। तो इसका 10% हमारे पास आ गया E बराबर 10/100 × 10⁷ तो आ गया 10⁶ वोल्ट पर मीटर। यहाँ E विद्युत क्षेत्र है, E हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो कह रहा है माना संधारित्र आवेश सहन कर सकता है बराबर Q। मान लीजिए संधारित्र में Q आवेश दिया गया, इसके ऊपर देने पे विद्युत वो टूट सकता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। संधारित्र की पट्टिका का अभीष्ट क्षेत्रफल यानी हम क्षेत्रफल कितना रख रहे हैं A, और दोनों पट्टिकाओं यानी दोनों प्लेटों के बीच का जो खाली जगह है वो दोनों प्लेटें कितनी दूरी पे हैं, D पर। तो चूंकि हमें फार्मूला पता है E = V/D होता है तो D = V/E हो जाएगा। तो ये D बराबर हो जाएगा V हमको 1 किलो वोल्ट या 1000 वोल्ट दिया है तो 1000 हो गया बटे E 10% केवल उसमें रख सकते हैं। तो जितना है उसका 10% निकाला गया तो कितना आया है 10⁻6। तो ये कर दिया तो ये D आ गया 10⁻³ मीटर, यानी इतनी दूरी पर हमको प्लेट रखना, प्लेटों के बीच की दूरी आ गई। अब Q = C × V होता है तो Q = हो जाएगा C हमको पता है कि 50 पिकोफैरेड धारिता रखनी है तो 50 × 10⁻12 फैरेड इंटू निर्धारित विभव 1 किलो वोल्ट क्वेश्चन में दिया है तो ये हो गया 10⁻³ वोल्ट। तो ये Q आ गया 5 × 10⁻8 कूलाम।
तो देखिए डी निकाल लिए और क्यू भी निकाल लिए। अब सीधा समांतर पट्ट का संधारित्र का फार्मूला लगा देंगे। तो ये फार्मूला लगा दिया समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, C = ε0K/d। तो ये हो गया। ए हमको निकालना है, तो A = ये d इधर चला जाएगा, तो CD/ε0K। तो A बराबर, अब Q = CV होता है, तो C = Q/V हो जाएगा, तो C की जगह Q/V रख दिया, इंटू D/ε0K। तो ये आ गया A = QD/ε0KB। ये देखिए गलती से माइनस लिख गया है, पूरी लाइन है, कहीं से टूट गई है छपाई में। तो ये A = QD/ε0KA। तो A = Q/ε0K, ये नीचे जाएगा तो V/D हो जाएगा। अब चूंकि E = V/D है, अभी हमने ऊपर लिखा है, तो A = Q/ε0K × E हो जाएगा। अब Q/ε0K और E के मान सब रख देंगे अगर हम, तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा A = ये फार्मूला निकल गया है, Q की वैल्यू है 5 × 10⁻8 कूलाम, अपान ε0 की वैल्यू 8.854 कूलाम/Nm², और K की वैल्यू 3 है, और E की वैल्यू ऊपर हमने निकाला था 10⁶ वोल्ट/मीटर, 10% जब किया था। तो ये आ गया A की वैल्यू 9 सेंटीमीटर²। अतः धारिता के लिए पट्टिकाओं का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा? 9 सेंटीमीटर²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है कि व्यवस्थात्मकता निम्नलिखित में संगत समविभव पृष्ठ का वर्णन कीजिए। तो कह रहा है व्यवस्था के हिसाब से ये जो चार विकल्प में पूछा जा रहा है कि Z दिशा में अचर विद्युत क्षेत्र, तो Z डायरेक्शन में अगर कोई कांस्टेंट विद्युत क्षेत्र हो या कॉन्टिन्यूअस विद्युत क्षेत्र हो, डिस्क्राइब schematically द इक्विपोटेंशियल सरफेस करेस्पॉन्डिंग टू। कह रहा है कि स्कीम के तहत जो है व्यवस्थात्मक ढंग से जैसे कोई स्कीम तैयार की जाती है, तो कह रहा है उस हिसाब से हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में व्याख्या सहित बताइए। यदि कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड Z डायरेक्शन में, पहला कि Z दिशा में अचर विद्युत क्षेत्र यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले फिगर बना लिया है XYZ, तो ये Z एक्सिस है। तो Z एक्सिस में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिए, और ये पहली पोजीशन है। इसमें मान लीजिए कि ये कोई प्लेट रखी गई है, इससे लंबवत विद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर विभवांतर विभव V1 है, यानी पोटेंशियल V1 है, और यहाँ पर V2 है, और हमसे सम विभव पृष्ठ की बात कर रहा है। तो Z दिशा में कार्यरत स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए सम विभव पृष्ठ संलग्न चित्रानुसार XY तल के समांतर पृष्ठ होंगे। तो ये जो XY यानी Z के 90 डिग्री कोण पर ऐसे कोई प्लेट रखी हो, तो उसके तल के लंबवत, Z अक्ष के तल के लंबवत ही यानी XY के समांतर कह सकते हैं, और Z के लंबवत कह सकते हैं। तल हमको या पृष्ठ लेना पड़ेगा जो समविभव पृष्ठ का काम करेगा। अब B पूछ रहा है, B देखते हैं। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है। दूसरे में कह रहा है कि एक क्षेत्र जो एक समान रूप से बढ़ता है परंतु एक ही दिशा, और उस दिशा को कह रहा है मान लीजिए कि Z दिशा है, में रहता है।
तो इसमें समविभव पृष्ठ की बात करना है। तो देखिए, जब क्षेत्र एक समान रूप से परिमाण में बढ़ता है और एक दिशा में, माना z दिशा में, तब समविभव पृष्ठ निश्चित विभवांतर के अनुरूप एक दूसरे के निकट हो जाते हैं और x y तल के समांतर होते हैं। तो मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र अगर बढ़ रहा है, कह रहा है एक क्षेत्र जो एक समान रूप से बढ़ता है परंतु एक ही दिशा में रहता है, वो दिशा मान लीजिए कि z दिशा है। तो कह रहा है अगर z दिशा में क्रमशः विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है तो समविभव जो पृष्ठ है ये इसी तरह रहेंगे, बस इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, ज़्यादा पास पास रहेंगे। तो वही कह रहा है कि जब क्षेत्र एक समान रूप से परिमाण में बढ़ता है और एक दिशा में, तब समविभव पृष्ठ निश्चित विभवांतर के अनुरूप एक दूसरे के निकट हो जाते हैं और x y तल के समांतर रहते हैं। तो रहेंगे x y तल के समांतर ही, कहने का मतलब ये है कि ये एक अपना अलग समविभव पृष्ठ है, ये एक अलग समविभव पृष्ठ है। और अगर विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से बढ़ेगा तो इसका विभव अलग होगा, इसका विभव अलग होगा। तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है तो विभव में परिवर्तन होगा। तो एक समान हो इसके लिए बहुत पास होंगे ताकि यार कम हो जाए, तभी हम समविभव पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं, नहीं तो विभव कम ज़्यादा हो जाएगा, ये कहने का मतलब। सी कह रहा है मूल बिंदु पर कोई एकल धनावेश और एक समान समतल में समान दूरी पर समांतर लंबे आवेशित तारों से बने एक समान जाल। तो पहले मूल बिंदु पर कोई एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पर समविभव पृष्ठ की बात करें तो ये तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं एनसीईआरटी में। तो वहाँ क्या होता था कि मान लीजिए कोई धनावेश है, तो इससे हम एक पृष्ठ ऐसे समतिज्यीय वक्र खींचते थे, ऐसे ऐसे इस तरह से, ये सब जगह त्रिज्या बराबर रहेगी, इस तरह से खींचते थे। और ये जो इस पथ इसके ये परिधि पर अगर चले तो विभव समान होगा, यानी समविभव पृष्ठ होगा। इसी प्रकार यहाँ पर चले तो समविभव पृष्ठ होगा, लेकिन इसका विभव इसके बराबर नहीं होगा, कम ज़्यादा होगा। जैसा अभी हमने समांतर दो प्लेटों में पढ़ा कि बहुत पास होंगी तभी समविभव पृष्ठ होगा, नहीं वो प्लेट में तो विभव सब जगह समान होगा, यानी प्लेट समविभव पृष्ठ होगी जो x y तल के समांतर ली गई, बाकी दोनों प्लेटों में विभव का अंतर होगा। इसी प्रकार अगर इस परिपथ में चलें तो विभव एक समान होगा, लेकिन ये वाली जो सर्किल खींची गई वृत्तीय पथ, इस वृत्तीय पथ से इसकी विभव अलग होगी, परंतु इसके भी परिधि पर सब जगह विभव समान होगा। तो ये समविभव पृष्ठ का सर्किल जो है, जिस सर्किल में विभव समान होगा। तो इस प्रकार से समझना है, एनसीईआरटी में इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो यही देखिए कह रहा है कि मूल बिंदु पर एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ मूल बिंदु के समकेंद्रिक गोले होंगे, वृत्तीय पथ होंगे और तीनों डायमेंशन में होंगे। तो जाहिर सी बात है कि गोले होंगे, वृत्त नहीं होंगे, गोले होंगे जिनका केंद्र मूल बिंदु पर होगा। मतलब मूल बिंदु से त्रिज्या समान पर अगर हम गोले खींच दें तो वो समविभव पृष्ठ पे होंगे। आप देखिए अगला कह रहा है, अगला कह रहा है एक समतल में समान दूरी पर समांतर लंबे आवेशित तारों से बने एक समान जाल पर समविभव पृष्ठ की कल्पना करना। तो इसको भी देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक समान जाली जिसमें लंबे समांतर आवेशित समान दूरियों पर तार हो। एक समान जाली है जिसमें लंबे समांतर आवेशित समान दूरियों पर तार हो का समविभव जाली के निकट एक तल में समय समय पर परिवर्ती आकृति में जाल के निकट होता है, जो धीरे धीरे बहुत दूरी पर जाल के समांतर पृष्ठों में बदल जाता है। तो कह रहा है कि जो एक समान जाली है, यानी जिसमें लंबे तार हैं और तार एक दूसरे के समांतर हैं,
और समान दूरियों पर है तार, तो उसमें समविभव पृष्ठ जो होता है तो जाली के निकट एक तल में समय समय पर परिवर्ती आकृति में जाली के निकट होता है। समय समय पर उसका आकृति बदलता रहता है, लेकिन वो समविभव पृष्ठ जाल के निकट ही होता है, जो धीरे धीरे बहुत दूरी पर जाल के समांतर पृष्ठों में बदल जाता है। तो जो धीरे धीरे बहुत दूरी पर जाल के समांतर पृष्ठों में बदल जाता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। डी देखिए कह रहा है ए पीरियडिकली वायरिंग शेप नियर द गिविंग ग्रिड इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो हमने जाल बनाया है तार का, तो कह रहा है पीरियडिकली वायरिंग शेप, मतलब बार बार बदलने वाली आकृति वाला समविभव पृष्ठ होगा जो ग्रिड के नजदीक होगा, नियर द गिवन ग्रिड। दिस शेप क्वाड्रिकली द शेप ग्रेजुअली रीचेज द शेप ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू द ग्रिड एट ए लार्जर डिस्टेंस। अगर हम थोड़ा सा दूर जाएंगे उस ग्रिड से, यानी उस जाल से जो लोहे के तारों का बना हुआ है, तो कह रहा है कि जो आकृति है उस पृष्ठ की, वो धीरे धीरे उसकी आकृति बदलेगी। ग्रेजुअली रीचेज द शेप ऑफ प्लेन्स, वो आकृति एक पृष्ठ के रूप में हो जाएगी पैरेलल टू द ग्रिड एट ए लार्जर डिस्टेंस, और वो जो समांतर आकृति की का प्लेन बनेगा वो धीरे धीरे ग्रिड से दूर जाता जाएगा, यानी उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक समान जाली है लंबे तारों की और तार एक दूसरे से समान दूरियों पर है, तो समविभव जाली जो है, जो तार हैं उनके निकट तल में होगा और समय समय पर वो उनकी समविभव तल की आकृति बदलती रहेगी। और अगर हम धीरे धीरे बहुत दूरी पर जाएं जाली के, तो जाल के समांतर समय समय पर परिवर्ती आकृति में जाल के निकट होता है समविभव पृष्ठ, जो धीरे धीरे बहुत दूरी पर जाल के समांतर पृष्ठों में बदल जाता है। अगर बहुत दूर जाएं तो जाल के जो समांतर पृष्ठ हैं उनमें वो बदल जाता है। ये चीज ध्यान देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है किसी वनडे ग्राफ के प्रकार के जनित्र में एक गोलीय धातु कोष का मतलब एक गोलाकार हमने लोहा लिया है, उसके अंदर कोई कैविटी है। कोष का मतलब कैविटी यानी खाली जगह। तो किसी वनडे ग्राफ के प्रकार के जनित्र में, यानी जनित्र मतलब जनरेट करने वाला, जनरेटर, इन ए वनडे ग्राफ टाइप जनरेटर, जनित्र में जिसके एक गोली कोष लिया गया है जिसका वोल्टेज है 15 × 10⁶ वोल्ट का एक इलेक्ट्रोड बनाना है। तो ये वनडे ग्राफ जनित्र है, उसका एक धातु का गोला लिया गया है जिसके अंदर कैविटी है और उसका वोल्ट और उससे 15 × 10⁶ वोल्ट का एक इलेक्ट्रोड बनाना है। करा इलेक्ट्रोड के परिवेश की गैस की परावैद्युत सामर्थ्य 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर है। जो इलेक्ट्रोड है उसके परिवेश में जो गैस है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है? 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। करा गोलीय कोष की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या क्या है? जो स्फेरिकल जो ये धातु ली गई है गोलाकार, उसके अंदर कैविटी है यानी खाली जगह है, तो उसकी न्यूनतम कितनी त्रिज्या होनी चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। कह रहा है इस अभ्यास से आपको यह ज्ञान होगा कि एक छोटे गोलीय कोष से आप स्थिर वैद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, जिसमें उच्च विभव प्राप्त करने के लिए कम आवेश की आवश्यकता पड़ती है,
नहीं बना सकते। तो ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इससे हमें यह सीख मिलेगी कि अगर एक छोटा गोलीय कोष का जनरेटर से अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर बनाना है तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज का हम लोग अगर प्राप्त करना चाहें, जनरेटर कह रहा है जिसमें उच्च विभव प्राप्त करने के लिए कम आवेश की आवश्यकता होती है, नहीं बना सकते। तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए कम चार्ज की आवश्यकता होगी, तो उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इसको पहले करें क्वेश्चन को, फिर पता चलेगा। तो देखिए गोलीय कोष के कारण विभव V, तो V हमको कितना दिया है 15 × 10⁶ वोल्ट। ये गोलीय कोष यानी धातु के गोले के अंदर जो खोखली जगह है उसके कारण विभव है 15 × 10⁶ वोल्ट। आवेशित गोलीय कोष का विद्युत क्षेत्र कितना है E, तो E बराबर कितना है क्वेश्चन में दिया है 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर। माना गोलीय कोष की त्रिज्या कितनी है R, अतः एक आवेशित कोष के कारण विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र कितना होगा। एक आवेशित कोष यानी खोखले गोले में जो खाली जगह है उसके कारण विद्युत क्षेत्र V बराबर 1/4πε0 Q/R, ये फार्मूला हमको पता है। और विद्युत विभव का और विद्युत क्षेत्र का क्या होता है 1/4πε0 Q/R², जहाँ पर Q हमारा गोलीय कोष पर आवेश है, यानी खाली जगह जो है गोले के अंदर उस पर आवेश है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से भाग देने पर तो V/R V/E R आ जाएगा, V E × D, जैसे पीछे पढ़ते थे वही चीज़ यहाँ आ गई। तो R अब V और E की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से उठा के यहाँ से V और E की वैल्यू रख दिया। ये देखिए E है, E होना चाहिए, V लिख गया है गलती से। तो ये वैल्यू रखा V और E की, तो आ गया R बराबर 30 सेंटीमीटर। अतः गोलीय कोष की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। तो फिर से अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि किसी वनडे ग्राफ के प्रकार के जनित्र में गोलीय धातु कोष जिसका विभव 15 × 10⁶ है, इसका इलेक्ट्रोड बनाना है और इलेक्ट्रोड के जो परिवेश की गैसें हैं उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कितनी है 5 × 10⁷ वोल्ट पर मीटर, यानी वोल्टेज दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। अब कह रहा है गोलीय कोष की आवश्यक न्यूनतम त्रिज्या क्या है, तो अभी हमने निकाला E = V E × D, तो D = V/E से त्रिज्या निकाल लिया कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या आई। तो कह रहा है इस अभ्यास से आपको यह ज्ञान होगा कि एक छोटे गोलीय कोष के से आप स्थिर वैद्युत जनित्र जिसमें उच्च विभव प्राप्त करने के लिए कम आवेश की आवश्यकता होती है नहीं बना सकते। तो देखिए यहाँ पर इतने विभव और विद्युत क्षेत्र की जब बात की गई तो 30 सेंटीमीटर का गोलीय कोष होगा न्यूनतम, तब ये स्थिति प्राप्त हो पाएगी कि जो इलेक्ट्रोड बना रहे हैं जिसका वोल्टेज इतना है और विद्युत परावैद्युत सामर्थ्य इतनी है, तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए 30 सेंटीमीटर जो है हमको त्रिज्या लेनी पड़ी है, 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या। अब 30 सेंटीमीटर भी बहुत है, इसीलिए कह रहा है कि उच्च विभव प्राप्त करने के लिए कम आवेश की आवश्यकता होती है। तो छोटा गोलीय कोष का जो जनरेटर है वो हम लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 30 सेंटीमीटर तो इसी के लिए आ रहा है। तो अब इससे छोटा बनाने में कठिनाई होगी। तो देखें यहाँ पर कह रहा है कि इस अभ्यास से हमें यह ज्ञान होगा कि एक छोटे गोलीय कोष से आप स्थिर वैद्युत जनित्र जिसमें बहुत हाई वोल्टेज प्राप्त करना है नहीं बना सकते। तो इतना वोल्टेज प्राप्त करने के लिए 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या की जरूरत पड़ी है। तो अब अगर हाई वोल्टेज और उच्च विभव प्राप्त करना है तो बहुत ज़्यादा त्रिज्या की ज़रूरत होगी, इसीलिए हम छोटा जनित्र नहीं बना पाएंगे, छोटा गोलीय कोष नहीं रख पाएंगे। इतने वोल्टेज के लिए 30 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ी है।
गोली कोष की त्रिज्या कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर। जब इतना वोल्टेज प्राप्त करना, अगर और हाई वोल्टेज प्राप्त करना हो तो और गोली कोष की त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कह रहा है कि छोटे गोली कोष से हम बहुत उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड नहीं बना पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही।